शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम सबसे पहली न्यूज़ आई है हमारी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से संबंधित। इस इंडेक्स को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में हम समझेंगे कि न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स आखिर है क्या? जहाँ कहीं भी इंडेक्स की बात आ रही है तो आप ये समझ लेना कि इसमें पार्टिकुलर किसी भी 2 साल के बीच में तुलना करी जाएगी कि 2021 के बीच में क्या स्थिति थी और आज के टाइम में क्या स्थिति है। इंडेक्स हमेशा किसी न किसी चीज़ का मेज़रमेंट करके हमको बताता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है। ये इंडेक्स बताता है कि हमारे यहाँ पर पार्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोडक्शन कैसा रहा इंडस्ट्री का। ये एक इंडिकेटर है जो कि मेज़र करता है चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के वॉल्यूम में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, उसको मेज़रमेंट करने का काम करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। ठीक है, इसको कंपाइल करने का काम, इसको संकलित करने का काम, इसको प्रकाशित करने का काम किया जाता है मंथली, हर महीने नेशनल स्टैटिकल ऑफिस एनसीओ के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है, इसमें कुछ इंडिकेटर रहते हैं जो कि मेज़र करते हैं ग्रोथ रेट को इंडस्ट्री ग्रुप में। इसको क्लासीफाई किए हैं हम ब्रॉड सेक्टर, इसमें माइनिंग आ गई, मैन्युफैक्चरिंग आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। यूज़ बेस्ड सेक्टर आ जाते हैं जैसे कि बेसिक गुड्स की चीज़ें हैं, कैपिटल गुड्स की चीज़ें हैं और इंटरमीडिएट गुड्स आ जाते हैं इसमें। आईआईपी के लिए बेस ईयर हमने रखे हैं 2011-12 का। इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है? इसका यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, इसमें इंक्लूड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, ईटीसी, ताकि पॉलिसी मेकिंग में हमें कुछ सहायता मिल सके, डेटा हमारे पास हो। IIP remains extremely relevant for the calculation of quarterly and advanced GDP। क्वार्टरली और जो एडवांस GDP की कैलकुलेशन की जाती है तो इसका आंकड़ा उस टाइम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 8 कोर सेक्टर हैं जिनके बारे में आप समझ लीजिए। ये जो होती हैं 40% वेटेज इन कंपनियों को हम देते हैं, इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ IIP। द 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज, ये भी एक क्वेश्चन है जिसको यूपीएससी में पूछा गया था कि वेटेज के आधार पर इंडस्ट्री को आपको जमाना है। सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है रिफाइनरी प्रोडक्ट का। रिफाइन किए, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाए, फिर हमने बिजली बनाए, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र। इस प्रकार से इनका एक क्रम है वेटेज वाला, इसको हमें याद रखना है। इंडस्ट्रियल आउटपुट में किस प्रकार से गिरावट आई है उसको ये इंडेक्स बता रहा है। आईआईपी एक्सपांड 12.3% फ्रॉम ए ईयर अर्लियर बट राइजेज ओनली 0.14% ओवर मई 2022 लेवल। मात्र 0.14% की भी वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट में वृद्धि हुई है 12.3% की ईयर और ईयर इन जून के महीने में, मॉडरेटिंग फ्रॉम 19.6% दिस मई के महीने में 19.6% थी। यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ी सी लीड मिली थी 16.4% की अपस्टिक इन इलेक्ट्रिसिटी। बिजली में 16.4% की वृद्धि हुई है, 12.5% की ग्रोथ हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। माइनिंग एक्टिविटी में भी थोड़ी सी वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। फॉरेन वाले पेज में चलते हैं। यूएस और इंडोनेशिया के रिलेशन को यहाँ पर बताया गया है कि दोनों ही की सेनाओं की तरफ से मिलिट्री अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसमें शामिल थे यूएस के सोल्जर्स, साथ ही साथ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया था लाइव फायर ड्रिल फ्राइडे के दिन। ये एक हिस्सा है एनुअल जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज का। ये जगह का नाम बताया गया है यहाँ पर सुमात्रा आइलैंड, एमिड ग्रोइंग चाइनीज़ मैरीटाइम एक्टिविटी इनटू इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपनी बढ़त बनाते जा रहा है। इसी के चलते चलते उसको काउंटर करने के लिए इसके प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। 5000 से भी ज़्यादा
पर्सनल शामिल थे यूएस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड सिंगापुर के। ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन द सुपर गरुड़ा शील्ड एक्सरसाइज में, मेकिंग देम द लार्जेस्ट सिंस दे बिगेन इन 2009 में ये चीज़ शामिल हुई थी। ठीक है, ये जो अभ्यास है चाइना थ्रेट के तौर पर इसको देखता है। चाइना की स्टेट मीडिया ने आरोप लगाया था यूएस को, ये बिल्ड कर रहा है एक इंडो पैसिफिक अलायंस ताकि चाइना की जो मिलिट्री है और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उसको समाप्त किया जा सके। यूके, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी और ईस्ट तिमोर, ठीक है, ये जो है सेंट ऑब्जर्वर टू एक्सरसाइज, ऑब्जर्वर के तौर पर इनको रखा गया था। यूएस इंडो पैसिफिक कमांडर एडमिरल जॉन एक्वेरल का कहना है 14 नेशन आर सिग्नलिंग देयर स्ट्रॉन्ग टाइज एज चाइना ग्रोस इंक्रीजिंगली असर्टिव इन द इंटायर साउथ चाइना रीजन। सब लोग मिलकर के चाइना का विरोध कर रहे हैं, लगभग 14 देश। द जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज विल कम टू ए क्लोज ऑन संडे, क्लोज हो सकती है संडे के दिन। हाथियों का अवैध रूप से शिकार किया जा रहा है, इसका रिकॉर्ड यहाँ पर बताया जा रहा है। 29 एलिफेंट की पोचिंग हुई है पिछले 3 साल में। हाथी दांत के लिए इनका शिकार किया जाता। द पीरियड आल्सो सा 90 केसेस ऑफ सीजर ऑफ टस्कस आइवरी। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने लोकसभा में ये बात बताई है। 90 केसेस ऐसे हैं जहाँ पर सीज की गई है टस्क को, हाथी दांत को, और भी कई सारी चीज़ें। इन द पास्ट 3 years 90 केस ऑफ सीजर ऑफ एलिफेंट टस्क जिसको दांत कहा जाता है, आइवरी भी उसको हम बोलते हैं, हाथी दांत, हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया along with 29 केसेस ऑफ पोचिंग ऑफ एलिफेंट। 29 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें अवैध रूप से शिकार किया गया है हाथियों का, और 90 केस ऐसे सामने आए हैं जहां पर हाथी दांत की बरामदगी करी गई है। ये जवाब लोकसभा में गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। यदि हम बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट हाथी दांत सीजर की, ये रिपोर्ट किया गया 2021 में, 42 केसेस ऐसे आए थे। इसके साथ साथ में इंसिडेंट ऑफ पोचिंग वर हाईएस्ट इन द 2021 विथ 14 इंसिडेंट हैविंग रिपोर्टेड थ्रू आउट द कंट्री। 14 केसेस ऐसे थे पूरे देश भर में रिपोर्ट किए गए थे। मेघालय अकेला ऐसा राज्य है जहां पर फॉर 7 ऑफ द 14 पोचिंग डेथ यहाँ पर हुई है। 14 में से 7 डेथ मेघालय अकेले में हुई थी। 2018-19 की यदि हम बात करें तो 6 एलिफेंट डेथ हुई थी ड्यू टू पोचिंग, रिपोर्टेड किया गया था। इसके साथ साथ में 9 पोचिंग डेथ वर रिपोर्टेड इन 1920। उड़ीसा जो कि इमर्ज होके आया एज वन ऑफ द हॉट स्पॉट ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा इंसान और जानवर मतलब हाथी के बीच में आमना सामना होते रहता है। इसी के चलते चलते 7 एलिफेंट की डेथ हुई है ड्यू टू पोचिंग इन द पास्ट 3 years, जबकि मेघालय अकाउंट करता है 12 पोचिंग डेथ इन द पास्ट 3 years। तमिलनाडु हैज़ अकाउंटेड 3 डेथ ऑफ एलिफेंट ड्यू टू पोचिंग। ये डाटा रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया था 5 MPs ने। ठीक है, 90 केसेस ऐसे हैं जहां पर एलिफेंट टस्क की बरामदगी की गई है, जब्ती की गई है पिछले 3 साल में। जैसे कि 2020 में 21 केस, 2019 में 27 केस ऐसे आए थे जिसमें एलिफेंट टस्क की जब्ती की गई थी। आइवरी की जिस प्रकार से सीजर हो रही है, जब्ती हो रही है, उसका मतलब ये है जो ऑपरेशन वाइल्ड नेट 1st, 2nd, 3rd और 4 है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और जो कंजर्वेशनिस्ट हैं पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जबकि इंडिया जहां पर 60% एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं, ह्यूमन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू है टू बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट।
यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव का कहना है कि लोकसभा 18 जुलाई की बात है, 1578 पीपल की डेथ हुई है एलिफेंट अटैक के चलते चलते इंडिया में 2019-20 से 2021-22 के अंतर्गत में। एसपी पांडे हैं कोऑर्डिनेटर हैं किसके, WTI इस पुआर एलिफेंट कॉरिडोर मॉनिटर प्रोजेक्ट के नॉर्थ वेस्ट बंगाल में। उनका कहना है पोचिंग और जो सीजर है आइवरी की, ये पार्ट है लार्जर प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं भारत और मलेशिया के रिलेशन को ये बताती है। इंडिया और मलेशिया ने चालू कर दिया है 4 दिन की एयर एक्सरसाइज को। इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट लेफ्ट फॉर मलेशिया। भारत की जो एयरफोर्स है वो मलेशिया के लिए चल दी गई है फ्राइडे के दिन, ताकि पार्टिसिपेट कर सके 4 दिन की बायलैटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है उदार शक्ति विथ रॉयल मलेशियन एयरफोर्स RAMF। ठीक है, एट द लेटर्स बेस इन काउंटन। बेस कहाँ बताया गया इसका, काउंटन। IAF इज पार्टिसिपेटिंग इन द एयर एक्सरसाइज विथ SU-30 MKI C-17 एयरक्राफ्ट, जबकि मलेशिया की तरफ से SU-30 MKM एयरक्राफ्ट शामिल इसमें होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ आई है इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड। इसमें बताया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर मिली है। ठीक है, इसके साथ साथ में किसानों को ये डर है कि कंपनी का जो वितरण है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चले जाएगा। पहली नंबर की बात, सब्सिडी सरकार ख़त्म कर सकती है। प्राइवेटाइजेशन यदि हो रहा है तो वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी छटनी हो जाएगी और उनको फिर रोज़गार की समस्या पैदा हो जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि इसमें केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर मिलने वाली है। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट सॉट, स्टेट गवर्नमेंट विल बी बाउंड टू एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। केंद्र सरकार की बात को मानने के लिए राज्य सरकारों को बाध्य होना पड़ेगा, ऐसा अमेंडमेंट इसमें किया गया है। इस प्रकार के जो अमेंडमेंट किए गए हैं ये प्रोवाइड करते हैं कि अनिवार्य हो जाएगा सेंटर विल बी बाइंडिंग ऑन द स्टेट। इस प्रकार के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन राइज किए जाते हैं, क्योंकि बिजली जो है समवर्ती सूची में आती है। केंद्र सरकार भी कानून बना सकती, राज्य सरकार भी। केंद्र सरकार यदि कानून बनाकर लेके आई थी तो उसको राज्य सरकारों के साथ में बातचीत करना था, उनकी समस्या को सुनना था। और हो सकता है अब ये जो बात है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। ऑलमोस्ट 82% ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर डू नॉट पे द कोस्ट टू सर्वे एंड ऑलमोस्ट द एग्रीकल्चर कंज्यूमर डू नॉट पे द कोस्ट टू सर्व। 82% डोमेस्टिक कंज्यूमर ऐसे हैं जो कि सर्विस के लिए कॉस्ट को पे नहीं कर रहे हैं। हाउ कैन कंपटीशन बी इंट्रोड्यूस इन सच मार्केट विदाउट प्राइवेटाइजिंग द प्रॉफिट एंड नेशनलाइजिंग द लॉसेस। केंद्र सरकार की तरफ से एक रिव्यू पिटीशन को फाइल किया जाएगा इको सेंसिटिव जोन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में। सेक्शन 44 से सेक्शन 44E ऑफ द जजमेंट रिक्वायर मोर क्लियरिटी, ऐसा कहना है यूनियन मिनिस्टर का। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव का कहना है हमारी मिनिस्ट्री एक रिव्यू याचिका दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से ये कहेगी कि आप रिलुक करिए आपके जजमेंट को इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जो आपने सुनाए थे। ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड एलिफेंट डे को सेलिब्रेट कर रहे थे पेरियार टाइगर रिजर्व में इन थेक्काडी फ्राइडे के दिन। उसी टाइम में मिस्टर यादव का कहना था सेंटर वुड सी के रिव्यू ऑफ सेक्शन 44E of the judgment as more clarity was required on the issue protected area। ये जो सेक्शन है क्या बता रही है कि इको सेंसिटिव जोन ऑफ मिनिमम 1 किलोमीटर फ्रॉम द डिमार्केटेड बाउंड्रीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। 1 किलोमीटर का एरिया, इतने एरिया में यदि कोई नेशनल पार्क है तो
चारों तरफ से जो 1 किलोमीटर का एरिया है वो प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में माना जाएगा। एंड द एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड फॉर ऑनगोइंग एक्टिविटीज विद इन द प्रपोज इको सेंसिटिव जोन्स प्रोवाइडेड दे डिड नॉट फिगर ऑन द प्रोहिबिटेड लिस्ट। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रिलेटेड। पूरे देश में इनको रोल आउट करने के चक्कर में है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव ने ऐसा कहा है। ठीक है, जब ये विजिट कर रहे थे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, उनका कहना है 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हम चलाने वाले हैं, ये रोल आउट की जाएंगी ऑफ द फैक्ट्री में, एंड दे वुड लिंक ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आफ्टर अंडरगोइंग टेस्ट फॉर 15,000 किलोमीटर फॉर वेरियस टेक्निकल एंड ऑपरेटिव फंक्शनैलिटीज। सबसे पहले इनका कुछ ट्रायल हमें लेना है। मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेटेड किया था उस ICF की टीम को फॉर ब्रिंगिंग द रैक्स आउट। ठीक है, रैक्स जो है, रैक्स जब इनको दिखाए गए कि तैयार हो गए हैं, ICF वुड मैन्युफैक्चर मोर सच ट्रेन, ऐसा उनका कहना। ICF जनरल मैनेजर AK अग्रवाल और जो साउदर्न रेलवे जनरल मैनेजर है BK माल्या ने एकम्पेन किया है, मतलब साथ दिया है रेलवे मिनिस्टर का ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। इसके बाद वाली न्यूज़ हम फ्रंट पेज से देखने वाले हैं सलमान रुश्दी से रिलेटेड। अहमद सलमान रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 को मुंबई में हुआ था। रुश्दी का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन वो धर्म से अलग हो गए। वो एक नास्तिक थे। रुश्दी ने 1981 में एक उपन्यास लिखा था मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसके बाद ये उनकी किताब बहुत बिकी और इसी कारण से हर कोई इनको जानने लगा था, सबकी ज़ुबान में हो गए थे सलमान रुश्दी। न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में न्यूयॉर्क में इनके ऊपर चाकू से हमला किया गया है। ठीक है, काफ़ी नाजुक स्थिति इनकी थी, इनका इलाज अभी चल रहा है।